दुनिया में दिन प्रतिदिन बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर आधारित हमारा चैनल पॉलिटिकल फीडबैक आपको रोज की महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण विश्लेषण सहित अवगत कराता है, जो कि जानकारी के अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं और सारगर्भित जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प और अहम मुद्दे पर आते हैं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट यानी भू राजनीतिक बदलाव को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ाई हुई है। ये पूरा का पूरा मामला ईरान के संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम से जुड़ा है। एक ऐसा परमाणु तनाव जो रातों रात दुनिया का नक्शा और सत्ता का संतुलन दोनों बदल सकता है। हम जो भी बातें आज सामने रख रहे हैं वो सीधे तौर पर हालिया कूटनीतिक रिपोर्ट्स और तथ्यों पर आधारित हैं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या वैश्विक महाशक्तियों के बीच वाकई एक चेकमेट की स्थिति बन गई है? हाल ही में जो कुछ भी घटा है उसे समझना बिल्कुल शतरंज के एक हाई स्टेक्स गेम को देखने जैसा है, जहां एक गलत चाल और पूरी बिसात पलट सकती है। पर्दे के पीछे एक बहुत ही बड़ा और साइलेंट गेम चल रहा है। तो आइए इस पूरी बिसात को बिछाकर देखते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नया जियोपॉलिटिकल खेल। देखिए, दशकों से समीकरण काफी सीधे हुआ करते थे। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता था तो एक तरफ अमेरिका, इजराइल और कुछ प्रमुख अरब देश मुख्य ताकत के रूप में खड़े होते थे। लेकिन अब ये संतुलन बहुत ही हैरान करने वाले तरीके से बदल रहा है। अब एक नया पावर ट्रायंगल उभरकर सामने आ रहा है। रूस, चीन और ईरान का एक बेहद मजबूत गठबंधन। ये एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है कि कैसे पुराने अमेरिकी दबदबे को इस नए रणनीतिक गठबंधन के जरिए सीधी टक्कर मिल रही है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम सवाल पर कि आखिर हमला क्यों रोका गया। 100, जी हाँ 100, ये महज कोई संख्या नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के ठीक 100 फाइटर जेट्स पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार थे। उनका सीधा टारगेट था ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसना। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये एक ऐसे भीषण टकराव की तैयारी थी जो चंद घंटों के भीतर पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा सकती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि CIA और पेंटागन को एकदम आखिरी मिनट में ब्रेक लगाना पड़ा? इसके 3 बहुत ही सॉलिड और रणनीतिक कारण हैं। पहला, ईरान ने रूसी और चीनी तकनीक की मदद से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना ज्यादा अपग्रेड कर लिया है कि अमेरिकी जेट्स के लिए खतरा बहुत बढ़ गया था। मतलब ये अब वो पुरानी तकनीक वाला ईरान नहीं रहा। दूसरा कारण, अरब देशों ने तुरंत प्रभाव से शांति की अपील की। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा डर ये था कि इस एक हमले से रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ एक साथ खड़े हो सकते थे। और हाँ, अरब देशों की उस चेतावनी की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। UAE और सऊदी अरब जैसे देशों को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास था कि पूरे अरब जगत के जलने का असल मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब था वैश्विक व्यापार मार्गों का रातों रात ठप होना, कच्चे तेल की सप्लाई का रुकना और एक ऐसा भयानक संकट आना जिसकी आंच से दुनिया की कोई भी महाशक्ति नहीं बच पाती। परमाणु संयंत्रों के पास जो चेतावनी वाली घटनाएं हुईं, उसके बाद इन देशों का घबराना बिल्कुल लाजमी था। और इसी घबराहट के बीच से रास्ता निकलता है हमारे तीसरे बिंदु का, 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव। तो जैसे ही युद्ध टला, कूटनीति के लिए खुफिया रास्ता खुल गया। और यहीं पर इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक ट्विस्ट आता है। ईरान ने अपने इस 14 सूत्रीय व्यापक शांति प्रस्ताव को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर बात नहीं की, बल्कि आधिकारिक मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में चुना गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के बीच इस तरह मध्यस्थता करना अपने आप में एक चौंकाने वाला कदम है, जो साफ दिखाता है कि पर्दे के पीछे की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। खैर, इस पूरी कूटनीतिक सौदेबाजी के बिल्कुल बीचों बीच सिर्फ एक ही चीज है, 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम यूरेनियम नहीं है, ये 60% तक संवर्धित है। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि देखिए, 60% के लेवल से 90% वेपन्स ग्रेड यानी वो स्तर जिससे सीधे परमाणु हथियार बनते हैं, वहां तक पहुंचने में बस कुछ ही हफ्तों का तकनीकी फासला रह जाता है। यही वो चीज है जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी वैश्विक कूटनीति घूम रही है। पर ईरान ने भी अपनी कुछ बहुत ही सख्त रेड लाइंस खींचती हैं।
वो ये यूरेनियम देने को तैयार तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर। उनकी पहली शर्त यह है कि ये 400 किलो यूरेनियम सीधे रूस को शिफ्ट किया जाएगा, किसी और को नहीं। दूसरी बात, वो इसे किसी भी हाल में अमेरिका की कस्टडी में नहीं देंगे, क्योंकि पुराने कड़वे अनुभवों के चलते उन्हें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और तीसरी, सबसे अहम बात, वो अपने परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म या नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक लंबी अवधि के लिए इसे बस फ्रीज करने पर राजी हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, रूस एक मध्यस्थ के रूप में। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस यूरेनियम को सुरक्षित रखने की पेशकश की है। इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कनेक्शन है, 2015 का JCPOA फ्रेमवर्क। उस ऐतिहासिक समझौते के दौरान भी ईरान ने बहुत ही सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से अपना सारा यूरेनियम स्टॉकपाइल रूस को ही शिफ्ट किया था। इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच एक सॉलिड रणनीतिक भरोसा है और रूस इस नए प्रस्ताव के लिए एकदम स्वाभाविक पसंद बनकर सामने आया है। और सच कहूं तो ये भरोसा सिर्फ कागजी बातों तक सीमित नहीं है। अगर आज जमीनी हकीकत देखें तो रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम वर्तमान में ईरान के बुशहर में एक सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिर से काम कर रही है। ये कोई कोरी राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस फिजिकल पार्टनरशिप है जहां इस वक्त सच में निर्माण कार्य चल रहा है। ये इनकी गहरी रणनीतिक साझेदारी का जीता जागता सबूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अमेरिका का क्या स्टैंड है। अमेरिका यहाँ एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो शुरुआत में तो यही चाहते थे कि यूरेनियम सीधे उनके पास आए, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का ये बयान जरा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि बातचीत में पहले से कोई कमिटमेंट नहीं की जा सकती। इस बहुत ही नाप तौल कर बोली गई बात का मतलब ये है कि अमेरिका ने भले ही खुले तौर पर रूस को यूरेनियम सौंपने की बात अभी न मानी हो, लेकिन उन्होंने बातचीत के दरवाजे एकदम खुले रखे हैं। तो फाइनली आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से पर, मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या है। अगर ये पूरी कूटनीतिक बिसात ईरान के पक्ष में बैठ जाती है तो उनके लिए तो जैसे लॉटरी लग जाएगी। फायदे एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे। पहला और सबसे बड़ा फायदा, एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध का टल जाना। इसके तुरंत बाद ईरान को उम्मीद है कि उन पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हट जाएंगे, जिससे उनकी फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति वापस मिल सकेगी। और आखिर में तेल निर्यात पर लगे भारी बैन के हटने से उनकी डूबती अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी इसमें बहुत बड़े प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल फायदे छिपे हैं। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो दुनिया भर के तेल व्यापार की मान लीजिए एक तरह से शहरग है, उसे हर हाल में खुला रखना इस वक्त अमेरिका की बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर वहां कोई भी रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में एक भयानक तेल संकट आ जाएगा। और अमेरिका में नवंबर में होने वाले चुनावों को देखते हुए चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमतें किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक आत्महत्या से कम नहीं होंगी। लेकिन हाँ, रक्षा विशेषज्ञों का एक न्यूट्रल नजरिया ये भी है कि इस समझौते से शांति तो आ जाएगी, पर वैश्विक स्तर पर अमेरिका की साख को जो तगड़ा झटका लगेगा उसका क्या। मिडिल ईस्ट में कूटनीतिक नुकसान या कहें लॉस ऑफ फेस का सीधा सा मतलब है कि जो सहयोगी देश दशकों से सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन की तरफ देखते थे, वो अब धीरे धीरे तेहरान, बीजिंग और मॉस्को की बढ़ती हुई शक्ति को स्वीकार करने लगेंगे। तो इन सभी पेचीदा तथ्यों को जानने और समझने के बाद दिमाग में बस एक ही बहुत गहरा सवाल गूंजता है, इस बेहद अस्थिर और हमेशा सुलगते रहने वाले इलाके में इतना नाजुक सा समझौता आखिर कब तक टिक सकता है? क्या यूरेनियम की इस बिसात पर चला गया ये चेकमेट वाकई किसी स्थायी शांति की नींव रखेगा, या फिर ये महज किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की एक छोटी सी खामोशी है? सोचने वाली बात है ना। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पूरे जियोपॉलिटिकल बिसात को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।